गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में 5 क्वेश्चंस का होमवर्क दिया था। आई थिंक यू ऑल हैव अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया आप लोगों ने। नाउ जस्ट सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो ये अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन एंड फाइंडिंग करेक्ट आंसर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आपने उस सॉल्यूशन को कितना अच्छा इंटरेक्ट किया, उस सॉल्यूशन आपके माइंड में कितना अच्छा उसका फिजिकल मॉडल बना, या यूं कहें कि आपके अंदर माइंड में कितनी बढ़िया फील आई, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अब मैं बार बार ये फील वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा। आपके माइंड में कितना क्लियर कट मॉडल बना, इज इट एक्चुअली मेंटल मॉडल, क्लियर मॉडल बनाना ही एक तरह से फिजिक्स की लर्निंग है। और व्हाई आई हैव गिवन दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स में अगर आप वो फिजिकल मॉडल नहीं बनाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आई एम कमिंग हियर, एनीवन हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? Himanshi, no. There is no doubt in question number 1. Okay. Question number 2. What about question number 3? Yes. So, again, Kritika has asked question number 3. There may be other students जो question number 3 मैं बताने जा रहा हूं, ये सुन के रुक गए होंगे। Sir, 3B and C part. And whoever have doubt in question number 3, आप पहले ये सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपके माइंड में क्या प्रॉपर मोशन डायग्राम बन गया था, और उस मोशन डायग्राम से आपने इंडिपेंडेंटली सब सोच समझ के जो भी इक्वेशन सॉल्यूशन को रिक्वायर्ड है वो बनाई। अगर ऐसा किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता। लेट अस सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 3. There is a narrow bridge somewhere on a road connecting 2 towns. 2 cars travel from one of the towns to the other with a constant speed v1 everywhere on the road, except on the bridge where they travel with another constant speed v2. Yes, narrow bridge है तो यूजुअली जहां नैरो ब्रिज आता है ड्राइवर स्पीड कम कर लेते हैं, बट यहां हम नहीं कह सकते कि v1 बढ़ा है या v2 बढ़ा है, बट सर्टनली दे आर डिफरेंट। मीन्स रोड पर एक कांस्टेंट स्पीड है एंड ब्रिज पर दूसरी कांस्टेंट स्पीड है। हाउ द सेपरेशन एस बिटवीन द कार्स वेरीज विद टाइम t इज शोन इन द फिगर। नाउ आई ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ इज इन बिटवीन separations of the car and time. See, this kind of graph we have. Here we have time and here we have, say, S. S means that is separation between the cars, और separation की दो values हैं, S1 500 and S2 200. Here we have S2 and S1, that is 500 and that is 200. And till instant t1 equal to 10, and that is second, and t2 30, 80 and 100. Here t1 is 10, t2 is 30, let me write in this way. Then t3 is equal to 80 and t4 is equal to 100, and that is in second. So this kind of graph we have.
दोनों की स्पीड इक्वल रही होगी, तभी उनका सेपरेशन नहीं बदलेगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? मीन्स T1 तक दोनों की स्पीड सेम है। आर्यन जस्ट सी, डोंट ट्राई टू यूज नॉलेज रिलेटिवली जीरो, नो। सिंपली आप देखो, जितना हो सके सिंपल आइडिया यूज करेंगे उतना फिजिक्स में आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना? लिसन वन थिंग, मैं बहुत ज्यादा नॉलेज यूज करने की बात कभी करूंगा ही नहीं। जितना सिंपल आइडिया से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कल भी तो बात यही हुई थी, मतलब पिछली क्लास में, कि मैं ग्राफ की कुछ बातें बता रहा था, आपसे बार बार कहा था कि आपको लग रहा होगा अरे ये तो बड़ी नॉर्मल बातें हैं, सर क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जितना आप नॉर्मल बातों पे ध्यान देंगे ना सिंपल, उतना आपके सॉल्यूशन सिंपल होंगे, और जितनी बड़ी बातें यूज करेंगे उतने सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। यस, दैट आइडिया, दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी सॉल्व बाय रिलेटिव मोशन, बट दैट सॉल्यूशन विल नॉट बी सो सिंपल। मैं तो सिंपल बात कर रहा हूं। T1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक दोनों के बीच का सेपरेशन 500 रहा, मतलब दोनों की स्पीड इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए T1 पर क्या हुआ, ये सेपरेशन कम होना शुरू हो गया। सेपरेशन कम कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आगे वाली कार की स्पीड कम हो जाए, तो लगातार सेपरेशन कम होता जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं आप? मींस आगे वाला धीरे चलना शुरू कर दे, पीछे वाला तेज चले, तो सेपरेशन कम होता जाएगा। इट मींस एट T1 जो आगे वाली कार थी उसने ब्रिज में एंटर किया। यू गॉट द आइडिया? अब देखिए T2 इज इक्वल टू 30 सेकेंड तक सेपरेशन कम होता रहा, और 30 सेकेंड पर सेपरेशन कम होकर एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, मतलब T इक्वल 30 के बाद फिर दोनों कार की स्पीड इक्वल हो गई, मतलब T इज इक्वल टू 30 पर सेकेंड कार भी ब्रिज पर एंटर कर गई। सो व्हाट वी कैन सी हियर, एट T इज इक्वल टू 10 फर्स्ट कार, या हम कह लें फर्स्ट से सेकेंड एक कंफ्यूजन देगा, कार ए और बी ले लें। कार ए दैट इज अहेड, आगे वाली है, एंटर्स द ब्रिज। ये आप समझ पाए? नाउ T2 इक्वल टू 30, T2 पर क्या होगा, कार बी मतलब रियर कार जो पीछे थी, एंटर्स द ब्रिज। नाउ सी, एनी डाउट इन दीज टू ऑब्जर्वेशंस? आइडिया इज क्लियर? अब क्या हुआ, सेपरेशन 200 हो गया। कृतिका नो बेटा, केवल एक ही बात सोचे, अगर दो कार्स चल रही हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कब कम होगा, जब आगे वाले की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब T1 तक दोनों कार रोड पर थी, बिफोर T1 कार्स A and B were on road, तभी उनके बीच की सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों की सेम स्पीड चल रही है। अब देखिए सेपरेशन कम होना शुरू हुआ, यहां से सेपरेशन वैल्यू कम होनी शुरू हुई, मतलब आगे वाली कार की स्पीड कम हो गई, तभी सेपरेशन कम होगा। नाउ यू गॉट द आइडिया? कृतिका, कृतिका यू गॉट द आइडिया? यस। अब इसका मतलब, अब जब तक आगे वाली कार ब्रिज पर रही उसकी स्पीड कम, पीछे वाली कार की स्पीड ज्यादा रोड पे रही, तब तक सेपरेशन कम होता जाएगा। जैसे ही पीछे वाली कार की स्पीड आगे वाली कार के बराबर हो जाएगी, फिर सेपरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। आई गॉट द आइडिया? इसका मतलब T2 पर सेपरेशन कम होना बंद हो गया, मतलब T2 पे पीछे वाली जो कार B थी वो भी ब्रिज पर एंटर कर गई। नाउ सी हाउ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, हम ग्राफ से रीडिंग भी कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट रीड करते हैं उससे कितने बड़े बड़े मीनिंग निकल के आते हैं। एंड अगेन ऐसे देखें, व्हाट विल हैपन एट T3? T3 पर अगर देखें तो सेपरेशन वापस बढ़ना शुरू हो गया, मतलब T2 से T3 तक दोनों कार ब्रिज पे रही, और T3 पर आगे वाली कार ब्रिज से छोड़ के रोड पर आ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई, तो सेपरेशन बढ़ना शुरू हो गया। एनी डाउट इन दिस? सो T3 पे क्या हुआ, कार A लीव्स द ब्रिज,
गॉट इट? T3 पर कार ए ने ब्रिज को लीव कर दिया तो कार ए की स्पीड ज्यादा हो गई। अब कार ए की स्पीड ज्यादा होगी, बी की स्पीड कम है, सेपरेशन बढ़ता गया। सेपरेशन कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक कि कार बी भी रोड पर ना आ जाए, दोनों की स्पीड इक्वल ना हो जाए। अब ये सेपरेशन बढ़ना कब रुका? T4 पर। मतलब T4 पर, एट T4 कार बी लीव्स द रोड। मतलब अब T4 के बाद दोनों कार रोड पे, मतलब A एंड B ऑन रोड। और T3 से पहले, मतलब T3 पर क्या है? T3 के बाद क्या हुआ? कार B तो रोड पे आ गई और कार A, जैसी कार A रोड पे आ गई और कार B अभी ब्रिज पे है। इज इट? नाउ ये जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए इस ग्राफ से, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस? अब देखिए क्या था? रीडिंग वैल्यूज। हमने कोई फिजिक्स की नॉलेज नहीं, कोई रिलेटिव मोशन वगैरह कुछ नहीं, केवल सिंपल आइडिया। अब देखिए दो चीजें सेम स्पीड चल रही हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी। इस बात को डिसाइड करने के लिए फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? दूसरा, आगे वाले की स्पीड कम हो जाएगी और पीछे वाले की स्पीड ज्यादा रहेगी तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी। इसको भी हर कोई आदमी बता सकता है, इसके लिए स्पेशल फिजिक्स नॉलेज की जरूरत नहीं है। So let's see, all these observations are simple, एक ऐसे आदमी से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जिसको कि मैथमेटिक्स आती है, ग्राफ रीड करना आता है। एंड दिस इनोसेंट ऑब्जर्वेशंस होते नहीं, इनकी फिजिक्स में बहुत जरूरत है। आपको हर नई प्रॉब्लम में इस तरह के ऑब्जर्वेशंस लेने की कैपेसिटी ही उसको सॉल्व कराएगी। अगर आप नॉलेज यूज करेंगे, मतलब फार्मूले और मेथड यूज करेंगे, और शायद नहीं सॉल्व हो पाए। नाउ वी कैन राइट सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन, इसके हिसाब से हम मोशन डायग्राम भी बना सकते हैं। मोशन डायग्राम मतलब, सपोज मैंने कहा ये रोड है और यहां से यहां तक ब्रिज है, ये ब्रिज, मतलब ब्रिज, दिस ब्रिज को हम ऐसे शो कर दें, है ना? तो ब्रिज दिस वन। अब देखिए, अगर हम इस इवेंट को देख रहे होते, जो साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते, तो हमें क्या मालूम पड़ता? ये जो कार ए थी, इस वक्त ये T1 इंस्टेंट पे कार ए यहां आ गई और कार बी यहां रही होगी, है ना? और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? ये S1। और इसकी स्पीड इस वक्त V2 हो चुकी है और इसकी स्पीड अभी भी V1 है, और V1 को V2 से ज्यादा होना पड़ेगा और सेपरेशन कम होना शुरू हो गया। सो दिस इज पिक्चर ऑफ द इवेंट। जो भी चीज हो रहा है वो T1 इंस्टेंट पर। अब देखिए T2 पर क्या हो रहा है? T2 पर रोड और ब्रिज वहीं रहेंगे। दिस इज द ब्रिज। मींस इंस्टेंट T2 पर क्या हुआ? कार बी जो थी वो भी ब्रिज पर एंटर कर गई और कार ए अभी ब्रिज पर ही है। इट मींस कार बी रीचेज हियर एंड कार ए इज हियर, और दोनों की स्पीड अब V2 है, V2, और इनके बीच का सेपरेशन है S2। दिस पिक्चर यू कैन रियलाइज, आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, जो हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होने चाहिए ना, वो इतने ही इंटरेक्टिव होने चाहिए। हमको हर चीज का एक माइंड में पिक्चर बनती चले, यस ऐसा हो रहा है। अब देखें T3 पर क्या हो रहा होगा? T3 पर कार ए ब्रिज को छोड़ती है और कार बी अभी ब्रिज पर ही है। ये ब्रिज बना दिया और मतलब कार ए जो थी ये ब्रिज पर बाहर निकलने वाली है, इसकी स्पीड क्या हो गई? V1 हो गई वापस। और ये जो कार बी थी वो पीछे है, इसकी स्पीड अभी भी V2 ही है और ये सेपरेशन क्या होगा? S2 ही होगा। ये भी समझ पा रहे होंगे आप? नाउ व्हाट वी डू,
at instant t4, ये ब्रिज अगेन मैं ब्रिज ऐसे हैचिंग से शो कर दूं। T4 पर फिर सेपरेशन 500 हो गया, मतलब कार बी भी ब्रिज को छोड़ चुकी है, मतलब कार बी एग्जिट पॉइंट पे आ गई, बी और ए यहां पर है, इसकी स्पीड v2 और इसकी स्पीड भी v1 और इसकी स्पीड भी v1, और ये सेपरेशन इनके बीच क्या हो गया s1। I want to ask, ठीक, केवल आंसर निकालना बाकी है, मैं कहूंगा सॉल्यूशन हो चुका है प्रॉब्लम का। एनीवन हैविंग डाउट इन एनी डिसीजन टेकन टिल सो फार? अभी तक हमने ग्राफ को रीड करके जितने भी डिसीजन लिए, कोई डाउट? अच्छा, अब आपके माइंड में पूरी पिक्चर बनी, ये मोशन कैसे कैसे हुआ होगा, दिखना शुरू हुआ। Yes, now we can write the answer. What I can say, अगर इस मोशन डायग्राम को देखें तो हमें क्या लगेगा, इस इंटरवल, ये इंटरवल क्या है, यहां से यहां तक, इस इंटरवल में कार बी ने v1 वेलोसिटी से s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि कार बी यहां से यहां आ गई। इज इट? सो व्हाट आई कैन राइट हियर, v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन T2 minus T1. You got it? एक बहुत बढ़िया मैसेज आया, आई थिंक मैं नाम पढ़ना भूल गया। देयर इज नो डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5. Yes, that such kind of thing encourage me, but still I want interact like that. इसको सोचिए आप। सो v1 कैलकुलेट कर लेंगे। अब मुझे v2 चाहिए। v2 देखने के लिए आप ये देख लीजिए, कौन से टाइम में, ये यहां से ऐसा हो गया, ये कब हुआ, दैट इज t2 पर ऐसा हो गया। तो t2 इसी टाइम इंटरवल में आप देखिए, ये कार ए यहां से यहां आ गई, इसी टाइम इंटरवल में, है ना। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, v2 इज इक्वल टू s2, कार ए ने s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, दिस t2 माइनस t1। सो बट स्टिल t1 कार्स आर एट रेस्ट। हु इज सेइंग, हिमांशी, कार्स आर एट रेस्ट? हाउ कैन बी एट रेस्ट? ऑल द कार्स आर मूविंग। हिमांशी, कैसे कह सकते हो कार्स रेस्ट पे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कार रेस्ट पे है, इट मींस आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा आपने। दिस इज नॉट, एस इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज सेपरेशन बिटवीन द कार्स। हिमांशी, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज एस? एस इज सेपरेशन बिटवीन द कार्स। मैंने फिर कहा था, फिजिक्स में टर्मिनोलॉजीज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम डिस्टेंस डिस्टेंस बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और आपने यहां पे डिस्टेंस टेबल बोल दिया। आपने सोचा ये तो डिस्टेंस टेबल कांस्टेंट है, इसलिए कोई कार चल नहीं रही है, बट इट इज डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। उन दोनों कार के बीच में कितना गैप है, एंड दैट गैप इज कांस्टेंट। एंड ये तभी कांस्टेंट रह सकता है जब या तो दोनों कार रुकी रहे या दोनों कार चल रही हो। बट इट इज मेंशन कि रोड पर उनकी स्पीड v1 है, स्पीड 0 के बारे में कभी कहा ही नहीं। इट मींस कार्स आर मूविंग ऑलवेज। हिमांशी, प्लीज टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। अब देखिए, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करें, s1 कितना है, 500, और t2 माइनस t1 कितना है, ये इंटरवल, दिस यू कैन सी दैट इज 20 सेकेंड। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, दैट इज 500 अपॉन 20, हाउ मच, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये v1 आ गया। ऐसे v2 कैलकुलेट कर सकते हैं। s2 कितना दिया है, 200, एंड दिस इज 20, सो हाउ मच इट इज, 200 upon 20, how much, 10 meter per second. Just let me know whether these answers are correct or not. Okay, अब अपने को एक सेकंड चीज क्या निकालनी थी, ब्रिज की लेंथ।
तो ब्रिज की लेंथ के लिए आप देख लीजिए, कोई भी कार ले लीजिए, चाहे ए या बी। तो ए के लिए मैं क्या कहूंगा, ए T2 पर एंटर की और T3 पर ब्रिज से निकली, मतलब ये टाइम इंटरवल कितना हुआ, जैसे T3 minus T2, T3 minus T2 is what? 80 minus 30, how much? 50 seconds. Got the idea? मतलब L is equal to V2 into this T3 minus T2. So, what is V2? 10. What is T3 minus T2? How much it is? अब देखिए, ये डिसीजन मैं ले रहा हूं, क्या इसमें कहीं कोई फ्लॉ है? जस्ट टेक L. सर इट शुड बी T3 minus T1. यस, क्योंकि आप देखिए कार ए यहां एंटर की है ना, और यहां पे लीव की कार ए, जस्ट सी हियर, इस T3 पर लीव किया और T1 पर एंटर किया, सो व्हाट इट विल बी? यस, T3 minus T1. And what is value of T3 minus T1? 70 seconds, and V2 is 10, so it is what? 10 into 70, that is 700 meter. So just I am leaving the board unobstructed. And what I suggest to you, a very important thing, क्वेश्चंस कोई ऐसा नहीं होता जो मेरे स्टूडेंट सॉल्व ना कर सके, सॉल्व तो आप कर लेंगे, है ना। अब मान लीजिए किसी को डिफिकल्टी है, तो मैं ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए, ये मैंने केवल इसे रिप्रेजेंट किया कि अगर आप ग्राफ रीड करके इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, मींस पूरा प्रोसेस अगर आपके माइंड में उसका मॉडल बन जाता, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े कॉन्फिडेंस से होता है। लिसन, मेरा लास्ट वर्ड, बड़े कॉन्फिडेंस से होता है। लिसन वन थिंग, एग्जाम में मुझे उन क्वेश्चन से डर नहीं है जिस टाइप क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे हैं, कि उनका तो मालूम है इन क्वेश्चन में ये प्रोसेस होता है, ये मेथड होता है, हमने लगाया, आंसर आया, आपको कॉन्फिडेंस है, अरे ऐसे क्वेश्चन का आंसर कई बार आया है। डर उस बात से है जिस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं किया होगा, एग्जाम में उसका आंसर लिखना होगा और आपके पास कोई आंसर चेक करने के लिए आंसर की नहीं होगी। एक बात ध्यान रखें, जब हम साल भर है ना, और हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर मैच किया, मैच हो गया, खुश हो गए, दो बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, आंसर आ गया और हम खुश हो गए, अरे हमसे तो क्वेश्चन हो गया। यही सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि पहली बार में आंसर करेक्ट करना नहीं सीखा। तो अगर आप इस तरह से पूरा प्रोसेस एनालाइज करके आंसर निकालते हैं, पूरा फिजिकल मॉडल माइंड में बना के, तो आपको अपने सॉल्यूशन पे अल्टीमेट कॉन्फिडेंस होगा। So should I erase the question? Now there was question number 4. Any doubt in question number 4? Yes, Aryan, it was really a simple solution. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 and 5. You may have doubt. क्वेश्चन नंबर 4 डन। आर्यन जरा बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में आपको पूरा प्रोसेस कब, कहां, क्या, कैसे हो रहा है, उन चीजों को इमेजिन करना पड़ा या कोई फॉर्मूला लगाया उनसे हो गया? आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और ये किसी प्रॉब्लम में जो दिया गया है, इफ यू कैन डिकोडेड इट, वो आपके माइंड में बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ जस्ट सी, यस देयर आर, मैं मिक्स रिएक्शन देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 में, डाउट है भी और नहीं भी। तो जब मिक्स रिएक्शन है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 एक दिन और ट्राई कर लें, मतलब परसों की क्लास में डिस्कस करें, है ना। तो तब तक और ट्राई करें, तब तक
आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 तक और कंप्लीट कर लें। ओके, नाउ आई एम कमिंग ऑन द आइडिया व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑन लास्ट टर्म। लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूज ऑफ ग्राफ, एंड अब देखिए यूज ऑफ ग्राफ में जो बात क्या आई वो ये कि ग्राफ से स्लोप कौन सा, स्लोप एट ए पॉइंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तीसरा स्लोप ऑफ सेकेंड, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। एंड वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ एरिया, एक एरिया ग्राफ और एब्सिसा के बीच में, या ग्राफ एंड ऑर्डिनेट के बीच में। हम इंटीग्रेशन में एरिया पढ़ते हैं वो ग्राफ और एब्सिसा के बीच में होता है। किसके बीच में? ग्राफ और एब्सिसा के बीच में होता है, और उसका मतलब होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव। इज इट? ये थोड़ा सा हमने रिवाइज किया। अब बात आती है कि सेकेंड एरिया जो ग्राफ और ऑर्डिनेट के बीच में था, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं, बट ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एंड ये हमारे ऊपर है कि कहां जरूरत पड़े हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो वी टेक इट लेटर। मतलब आज मैं कुछ चाहूंगा हम कुछ क्वेश्चन से इंटरेक्ट करें, मतलब जो क्वेश्चन किस पर बेस्ड होंगे, ग्राफ के यूज पर, है ना, और जिससे कि आप उसको यूज करना सीख जाए। बात यही हुई थी कि जैसे हम काइनेमेटिक्स में एंटर करें, हमें हर प्रॉब्लम दोनों तरीके से सॉल्व करना आता हो, ग्राफ से भी और इक्वेशन से भी। एंड ये एक्सपर्टाइज लेने के बाद हम काइनेमेटिक्स में एंटर करेंगे, जिससे हमारे पास दो मेथड होंगे तो चीजों को समझ में आना आसान होगा। तो आई एम राइटिंग हियर वन थिंग, कंसीडर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो अब समय मैं 2-3 वीटी ग्राफ प्लॉट करूंगा, से दिस वन, और लेट मी कॉल एटी ग्राफ, नॉट वीटी, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। This A and T, and I got this A and T, this, and third graph A and T, this one. So that is what this time interval delta t. And here this time interval is delta t. And say here this time interval is what? Delta t. We have this graph A, this graph B, and this graph C. तो इन ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। अब आपको बताना है in time interval delta t, which graph shows increasing speed. What did I assume? Say इनिशियल स्पीड इक्वल टू 0, ये अज्यूम करना है, एंड यू हैव टू आंसर दिस। इनमें से कौन से ग्राफ में इंक्रीजिंग स्पीड शो हो रही है? कृतिका ऑल, हिमांशु ऑल, यस। नाउ अब देखिए क्या है, मैंने अभी आपसे कहा उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस हमारे देखे हुए से होते हैं या देखे हुए होते हैं, उनका आंसर देना बड़ा आसान होता है, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछूंगा
आप में से ऐसे कौन कौन हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले कभी देखा ही नहीं इस टाइप का? आप लोगों का रेस्ट इट्स सीन यस। अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो क्वेश्चन हमारे किए हुए होते हैं वो कितने भी डिफिकल्ट हो, है ना, या जैसे देखे होते हैं, उनको आंसर देने में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहां होती है? उन क्वेश्चंस को जैसा आपने कभी देखा ही नहीं होता, जैसे अभी कार और ब्रिज वाला था। ऐसे और बहुत से क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली यही एरिया है जिस पर हमें ग्रिप करना है। अगर हम हर क्वेश्चन को अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग से वहां जब क्वेश्चन सामने आए वहां उसका प्रोसेस देख के कर सकते हो, देन यू हैव नो। So now I erase this. I take next question. Consider the following position time graph. Position time means xt graphs. X this X, let me call this way, T. T. I call this graph A, this option B, this option C, and this option D. Now my question is, which graph shows positive acceleration? Now let me give answer. पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन कौन से? A and B. Yes, you are absolutely correct. A and B. अब देखिए, अभी मैं कुछ टाइम तक ऑब्वियस वैसे क्वेश्चन लूंगा मैं, कुछ जिस टाइप का आपने काम किया हुआ है, फिर अचानक बीच में slope is increasing only in A, B. Now just see, take question number 2. Which graph shows increasing speed motion? मीन्स इनमें से कौन कौन से ग्राफ से शो हो रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है? अब लोग आपके जो आंसर आ रहे हैं ए एंड डी, ये आंसर एक आया है किसी का? एनी अदर सजेशन? दूसरा आया ए एंड बी, और सजेशन? नो, नॉट ए बी.
अरविंद फिर आप बताइए, आपने ए बी दिया, फिर बोला नो नॉट ए बी, तो आंसर क्या होगा? पीयूष, ए एंड डी, मतलब ये ऑलरेडी आ चुका है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि अचानक बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसा आपने कभी डिसीजन नहीं लिया होता, और वही गलती होती है। यस, नाउ अरविंद इज करेक्ट। मैंने कहा वही गलती होती है। अभी क्या हुआ, एक बार आपने आंसर गलत निकाल के सही कर दिया, अभी तो आप मेरे साथ हैं, मैं गलती करने नहीं दूंगा। आप घर पर होमवर्क करेंगे तो आपके पास पूरे होमवर्क के आंसर्स होते हैं, वहां आपसे गलती होगी नहीं, क्योंकि आप आंसर मैच करेंगे, आंसर नहीं आएगा ठीक कर लेंगे बाद में, थोड़ा ढूंढ के, नहीं तो डाउट पूछ लेंगे बाद में। बट सी इन एग्जाम, एग्जाम में आपने पहली बार में जो आंसर निकाला उसको रिवाइज करने का या उसको करेक्ट करने का आपके पास मौका नहीं होगा। सो प्लीज कंसंट्रेट वन थिंग, आप अपने आप को उसी चीज को माने आपको आता है जिसका आंसर पहली बार में सही आता हो। आपने अपनी गलती पकड़ ली, बाद में आंसर करेक्ट कर लिया और आप खुश हो रहे हैं, इट इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ ए जेई। ऐसा बेटा बहुत बच्चे करते हैं हर साल और उतना रिजल्ट नहीं आ पाता। सो कंसंट्रेट, आपका आंसर पहली बार में सही होना चाहिए। नाउ इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब होता है, सी हाउ इज सॉल्व इट। इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब V एंड A दोनों के साइन सेम हो। V एंड A हैव सेम साइन और डायरेक्शंस, बोल सकते हैं डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, मतलब उनके साइन सेम है, तब तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, अदरवाइज नहीं। अब पहली केस देखिए, पहले आप देखिए एवरी, अब जरा दूसरे में देखें, यहां वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप हमेशा नेगेटिव है, और इसमें भी क्या देखिए, वेलोसिटी नेगेटिव, इसमें स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी का साइन डिसाइड करने में कोई डाउट? नाउ आई डिसाइड साइन ऑफ एक्सेलरेशन। पहले में देखिए, यहां पर स्लोप देखें वेलोसिटी और यहां पर देखें तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इज इट? इट मींस एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। इस बात को डिसाइड करने में आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, बट मैं एक थोड़ा और अच्छा आइडिया दूंगा इसके लिए। ये पहले केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ये डिसाइड करना कोई दिक्कत कि हम पहले कर चुके थे। अब देखिए कौन सा, ये ऑप्शन तो कर ही चुके थे हम लोग। एंड इसमें देखिए, हियर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? बी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कैसे? नेगेटिव की स्पीड कम हो रही है, यहां स्पीड ज्यादा है, यहां स्पीड कम है। देखिए, तो नेगेटिव की स्पीड कम होना मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना। अगेन हियर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। आर्यन नेगेटिव, देन आई मीन पॉजिटिव, कोई बात नहीं। सी, आप देखिए नेगेटिव की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहां पे। एंड फोर्थ ऑप्शन, ये पॉजिटिव का स्लोप मतलब पॉजिटिव की वेलोसिटी स्पीड कम हो रही है तो अगेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सो आई हैव चॉइस व्हाट, वेयर A and same sign, this. So what will be correct answer? This A and C. Now I come on another very quick idea. जो मैंने आपको आइडिया दिया उस तरह से कर सकते हैं। एक और आइडिया है, कॉन्केविटी। एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज अनदर कंसेप्ट। व्हाट? सेकंड डेरिवेटिव।
ये कॉन्केविटी का साइन बताता है। क्या? अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है देन कॉन्केव अप, एंड नेगेटिव है तो देन कॉन्केव डाउन। तो अब इसको देख के तुरंत कह सकते हैं पहला ग्राफ कॉन्केव अप है, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और पोजीशन का टाइम से सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सी सेकंड ग्राफ अगेन कॉन्केव अप का एक हिस्सा है, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। थर्ड ग्राफ कॉन्केव डाउन, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव। एंड अगेन डी कॉन्केव डाउन। सी गॉट द आइडिया? अब देखिए क्या हुआ, एक सिंपल सा क्वेश्चन। आप में से कई लोगों ने गलत दिया, इसका आप लोगों ने उतनी अलर्टनेस से उसको अटेम्प्ट नहीं किया जितनी अलर्टनेस से आपको करना चाहिए। नहीं गॉट द आइडिया? अब देखिए मैं धीरे धीरे कुछ और क्वेश्चंस पे चलता हूं। आज ग्राफ को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लिसन, अब हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन उस टाइप का होता है जिस टाइप के यूजुअल प्रैक्टिस आपको हर जगह मिल जाते हैं, एंड एक टाइप और होता है जो कि बड़ी अनयूजुअल प्रैक्टिस है, वैसा अक्सर नहीं मिलता। मैं दोनों टाइप क्वेश्चन लूंगा, लेकिन ये क्लासिफाई करके नहीं दूंगा कि ये अनयूजुअल टाइप क्वेश्चन और ये यूजुअल टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने क्लासिफाई कर दिया कि ये अनयूजुअल टाइप का है, आप अलर्ट हो जाएंगे। और एग्जाम में कोई स्टार लग के क्वेश्चन थोड़ी ना आता कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो तो बीच में ही कहीं होता है। सो लेट अस सी, अगेन ड्रॉ ए पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस वे इज इट? हमने ऐसा कुछ एक्स टी ग्राफ लिया, एक्स एंड टी, एंड दिस इज व्हाट टी इक्वल टू 0। नाउ हियर आई मार्क फ्यू इंस्टेंट पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, point D, and here point E। ये कुछ पॉइंट्स हैं। नाउ वी टू फाइंड वन थिंग, दैट ए पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at A is equal to average velocity between the points A and ये आपको fill in the blank करना है and choose the correct answer। Means ए पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो ए और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा उनके बीच की एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। जस्ट टेक योर टाइम। सो आई गेट वन रेस्पॉन्स फ्रॉम यू, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो रेस्पॉन्स सही है, बट मुझे और लोगों के रेस्पॉन्स सही है। आप आंसर देने में second response is not correct, third is again correct। next, आप जल्दी जल्दी बोलिए। आप देखिए डरिए मत, चलो आपको लगता है कि मालूम पड़ेगा और हमारा आंसर गलत हुआ तो मैं नाम नहीं बोलूंगा किसका गलत हुआ, बट आंसर आप देने में हिम्मत करिए। ये ऑप्शन जो अभी आया है इनकरेक्ट है,
अभी आया है सेकंड ट्राई, यस, अब आपने करेक्ट किया। लेकिन जिसने भी, मैं नाम नहीं बोलूंगा, सेकंड ट्राई में करेक्ट किया तो एग्जाम में तो गलत हो गया ना। लास्ट टू रेस्पॉन्स आर नॉट करेक्ट। नाउ सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी एक्सटी ग्राफ से उस पॉइंट का स्लोप होता है, मतलब उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मैंने ए पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, द टेंजेंट विल बी इन दिस वे, और मैं इसी टेंजेंट को आगे बढ़ा दूंगा। तो आप देखिए ये डी से पास हो रही है, तो एडी के बीच में सीकेंड का स्लोप भी वही होगा जो ए पर टेंजेंट का स्लोप है। व्हाट? एवरेज वेलोसिटी मींस स्लोप ऑफ सीकेंड। सो व्हाट इज आंसर? आंसर इज डी। यू गॉट द आइडिया? ये आंसर डी होगा, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब यहां क्या बात आई? स्लोप ऑफ सीकेंट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। नाउ अगेन आई टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ यूजुअल टाइप। सपोज यू कंसिडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Velocity time graph. This is the graph time t and velocity. So in graph, velocity decreases from 60 and this is 1 second, 2 second, and here we have 3 seconds. And then velocity becomes constant this way. And this value is 60, means velocity in meter per second and time is in second. So this graph is given to us. So we have to calculate something. First, A, when direction of motion gets reversed. डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किस इंस्टेंट पे हुई? Just answer quickly. Yes, very clear, very good. 2 seconds. 2 seconds. Now, अभी मैंने कहा, now I'll take few usual question because मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट हर टाइप की चीज में पहले एक्सपर्ट हो जाएं। देखो ये ग्राफ का यूज करना, इसमें हम एक्सपर्ट नहीं हुए तो काइनेमेटिक्स में एंटर करना मतलब हम बहुत बड़ी चीज खो चुके हैं, क्योंकि एक बार काइनेमेटिक्स हम इक्वेशन से सॉल्व करना सीख गए तो ग्राफ में कभी भी हम उतना जोर नहीं डालते। अब मैं आपको मजबूर कर रहा हूं कि ग्राफ ही सीखने को, तो ग्राफ इस मेथड को आप बहुत ढंग से लेंगे। आई एम सेइंग ये मेथड इतना पावरफुल है कि आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएगा जो आपको इक्वेशन से सॉल्व करना कई बार मुश्किल होगा। सो दैट इज फर्स्ट। नाउ पार्ट बी, फाइंड when the particle returns to the starting point. अब पता करना है कि पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पे कब लौटा। जस्ट आंसर इट। आर्यन फिर वही गलती, आपने आंसर दिया फिर नो सर। बेटा पहली बार का आंसर गलत नहीं होना चाहिए।
यस, नाउ दो आंसर आए मेरे पास। तो एक तो गलत था जिन्होंने तुरंत बोल दिया यस माय प्रीवियस आंसर इज इनकरेक्ट, बट करेक्ट आंसर उन्होंने नहीं दिया। अब देखिए बात क्या है, मैंने कहा यूजुअल टाइप क्वेश्चन, तो इसमें मैं ये नहीं चेक करना चाहूंगा कि आप कितना सोच सकते हैं। एंड दिस पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट मींस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। व्हाट द हिंट इज delta x is equal to 0 and means displacement, and displacement is what? Area between velocity time graph and t-axis, and we measure area. The upper area is taken positive and lower area negative. It means I consider a time t say here, and मैं कहूंगा कि यहां से यहां तक का टोटल एरिया 0 हो गया, मीन्स ये जो ऊपर का पॉजिटिव एरिया है ये इस एरिया के इक्वल हो गया। So what is right here? अगर मुझे एरिया 0 करना है तो मैं ये जो ऊपर ट्राइंगल है और नीचे जो ट्रेपेजियम है इनका एरिया इक्वल कर दो, बात बन जाएगी। व्हाट इज एरिया ऑफ द, अब ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए आई हैव टू फाइंड यस दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एंड इट इज वेरी सिंपल। अब देखिए 0 to 3 सेकंड तक एक स्ट्रेट लाइन है, एंड इट इज ये इट मींस सेकंड वैल्यू क्या रही होगी, ये वैल्यू क्या रही होगी 1 सेकंड तक, जस्ट हाफ 30, ये 0, तो यहां भी -30 रहा होगा। तो आर यू एग्री विद ये जो मार्किंग मैंने किया 30 और -30, इसमें आपको किसी को डाउट ये मालूम पड़े कि ये मार्किंग नहीं दिया था, इसलिए मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ये 30 और ये -30। देखिए ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, so that is half into base is how much, 2 into height is how much, 60, that will be equal to area of this trapezium, and trapezium का एरिया होता है half into sum of parallel sides। तो पैरेलल साइड्स देखें तो ये वाली साइड it will be t minus 2 and this side plus t minus 3, ये आप समझ में रहे, sum of parallel sides into distance between them, how much, 30। So you got this step, any doubt in this step? अब इसको सॉल्व कर लें। So just solve and let me know the answer। क्या मैं इसका आंसर कैलकुलेट करूं? What will be the solution? 4.5 second, is it? So answer is what? 4. मैं आप लोगों पे भरोसा करके आंसर लिख रहा हूं, मैं आंसर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, है ना? Yes, so you all got the answer. So if you solve it, what you get? T is equal to 4.5 seconds. Now I will find here fourth. What is the distance traveled in first 4.5 seconds? इस पहले 4.5 सेकंड में जब वो अपनी जगह पे लौट के आ गया, तब तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? यस, 120 मीटर। हाउ? वेरी इजी, क्योंकि ये एरिया इज 120 और 60, दिस एरिया इज 60। तो ये पॉजिटिव, ये आगे गया होगा, और ये ट्रेपेजियम का एरिया उतना ही पीछे लौट के आया होगा। तो वन साइड इज व्हाट, 60, तो 60 गया और 60 लौट के आया। सो व्हाट इज आंसर? 120 मीटर। Now just see, एक्चुअली ये बहुत जरूरी है कि मैं आपके साथ उन क्वेश्चंस की भी एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करूं जो बड़े यूजुअल होते हैं। आप ये मत सोचना कि नहीं नहीं सर, ये थोड़ा सा हमारी टॉप रैंकर्स की क्लास है तो इसमें हमेशा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो अच्छे वाले होते हैं वही ले जाएं। लिसन माय डियर, एक्चुअली मेथड तो हम यही सीखते हैं ना। किसी भी कंसेप्ट को सीखने के लिए सिंपल क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं। एंड देन आप चिंता मत करें, मैं धीरे धीरे इन्हीं एग्जांपल्स का
जो स्टेटस है वो इंक्रीज करता जाऊंगा और उस लिमिट तक ले जाऊंगा कि आपको मतलब ऐसा लगे कि अरे सर ऐसा भी क्वेश्चन कोई होता है क्या। और पहली बात जो बहुत अच्छी बात की पीयूष, बेस क्लियर, तो बेसिक आइडियाज बड़े क्लियर होने चाहिए। सो एनीवन हैविंग डाउट इन दिस एनी पार्ट? किसी कोई डाउट? नाउ आई चेंज द क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं एंड देन लेट अस सी। अब देखो वीटी ग्राफ हो गया, अब टेक वी एक्स ग्राफ, से दिस वन। Consider the following Vx ग्राफ। अब देखिए ये हम एक स्टैंडर्ड प्रणाली में बार बार ये ना बोलो कि वेलोसिटी पोजीशन, x मतलब पोजीशन, हम ये नोटेशन फिक्स रखेंगे एंड द ग्राफ इज इन दिस वे। Here we have velocity in meter per second and here we have position x in meters. So how velocity varies? $60 and 120. So in this way the graph is given. Now let us see the first part. Express velocity as function of position. A. Express V as function of x. And that is very basic idea, you all can do it. एंड ये फंक्शन होगा तो फंक्शन लिख के भेजना थोड़ा सा लंबा काम होगा, दैट आई एम राइटिंग हियर फंक्शन। सो फ्रॉम 0 to 60, सी velocity is increasing linearly with x, so it is a straight line, y is equal to mx plus c, and 60 to 120 it is constant, so we can write v as this. ये पहली स्ट्रेट लाइन 0 से 60, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यू कैन से हाउ मच स्लोप इज yes, let me correct, it is 3 and 15. मैं स्लोप 5 को 15 कर दिया, so how much slope is Rn? जस्ट करेक्ट हो, दैट इज थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे इसलिए मैंने वो 5 को 15 कर दिया। सो नाउ स्लोप इज आई थिंक 15 minus 3 upon 60, 1/5, is it? And c is 3, so here what we have, x by 5 plus 3, and here x is less than 60 and greater than 0, and then it is 15 when x is less than 120 and greater than 60. So this was a very basic idea. मिस जब भी आपको आगे कुछ भी सॉल्व करना पड़ता ये चीज तो करनी ही पड़ती। लेट अस बी पार्ट। एक्सप्रेस एक्सेलेरेशन A as function of position x.
Are you feeling yourself comfortable in B part? Yes. Now, what we use? आपके response आ रहे हैं? So, here we use A is equal to V dV by dx. Is it? Done. And now, what I can write here? अगर इसको use करेंगे, then A will be, just see the first interval. dV by dx is 1 upon 5. So, we multiply V with 1 upon 5. So, what we get here? X upon 25 plus 3 by 5. And that interval is what? X is less than 60 or equal to or greater than equal to 0. Is it correct? And in second interval, slope is 0, so acceleration will be 0. So till so far, the ideas are very simple. Now let us calculate time. See, find time taken to cover x equal to 0 to x is equal to 60 meter. मीन्स यहां से यहां आने में उसको टाइम कितना लगा? जस्ट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस. सो आई गिव यू फ्यू मिनट टू ट्राई. एक रेस्पॉन्स आया कृतिका. बाकी लोगों का रेस्पॉन्स क्या है? जल्दी कीजिए. नेक्स्ट रेस्पॉन्स भी आ गया. जस्ट लिसन. एक्चुअली आप लोगों को जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मैं दूं जिसमें आपको लगे कि हां कुछ करना है, आपको खुश हो जाना चाहिए. अब तो कुछ सीखने को मिलेगा. एंड जब भी ऐसा क्वेश्चन दूं कि जो आपसे यूजुअली हो रहा है, तो तब भी आपको खुश होना चाहिए. यस, हमारे बेसिक आइडियाज रिवाइज हो रहे हैं. कहने की बात यह है कि व्हेन वी आर स्टडिंग, आप हमेशा खुश रहें, कोई टेंशन ना लें. तो आपको चीजें ध्यान आएंगी. नाउ वी टू कैलकुलेट टाइम. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू dx by dt. एंड 0 to 60 की बात करनी है तो मैं केवल यही इक्वेशन यूज करूंगा. व्हाट? दैट इज x by 5 plus 3. So what I can write here? This x plus 15 by 5. Now again we use separation of variables. याद आया? Variable separation. So what I can write here? dx upon x plus 15 is equal to, or you can say 5 यहां ले आए, dt. Now you can think this. Any doubt in the second step? सेकेंड स्टेप समझ पा रहे हैं आप? नाउ जस्ट आई इंटीग्रेट. अब मेरे पास चाहे तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करूं चाहे इंडेफिनेट. अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, सो इट इज यूज डेफिनेट. तो x की वैल्यू क्या है? 0 to 60 एंड ये 0 to t. दैट आई कैन यूज. सो दिस इंटीग्रेशन विल बी व्हाट? ln x plus 15. सो व्हाट आई गेट हियर? 5 ln x plus 15 and limit what? 0 to 60. And that is here we get t. So now solve it. So t will be what? 5. First I use 60 then 0. So ln 60 plus 15 minus ln 15. So what it will be? That will be
t will be equal to 5 ln 5 seconds. And देखिए जो पहले दो आंसर आए थे लोगों ने तैयारी इसी तरह से की है, मैं समझ गया था ln 5 आ रहा है, लेकिन वो दोनों आंसर में आपने जल्दीबाजी में हड़बड़ी में कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की। अब देखिए ठीक है, मैं अभी जिन जिन के रेस्पॉन्स गलत होंगे उनके नाम नहीं लूंगा, जिनके रेस्पॉन्स सही होंगे उनके जरूर नाम लूंगा। आर्यन आपने सही आंसर दिया, लेकिन पहले अप्रोच सबके सही थे, बट कहीं ना कहीं आपने जल्दीबाजी में कुछ कुछ गलती की और आंसर गलत निकाला। ये बहुत बड़ा रिस्की पॉइंट है। सो एनी डाउट इन दिस कैलकुलेशन ऑफ टाइम? no, कोई बात नहीं, आई आंसर लेट बट आफ्टर यू एक्सप्लेन, ओके। बट ये आइडिया समझ में आया आप सबको? नाउ आई टेक another kind of thing. Suppose if acceleration time graph is given, which kind of graph? Acceleration time graph, and this way. Consider the following AT graph this way. Here acceleration is in meter per second square and time is this way. Four second, and that is 4. Time is in second. We have to calculate, assuming particle to be at rest at t equal to 0, find displacement in time interval t equal to 0 to t is equal to 4 seconds. Yes, you all can do it, and I'll wait for your response. बस मेरी रिक्वायरमेंट, चलो छोड़ो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपसे कोई भी कैलकुलेशन की गलती ना हो एंड जल्दी भी हो, जल्दीबाजी नहीं करना। जैसे स्टार्ट, वन रेस्पॉन्स हैज कम फ्रॉम अरविंद अग्रवाल, सेकेंड रेस्पॉन्स आर्यन, यस, और दोनों ही रेस्पॉन्स सही है। सही क्या सेम है, मैं सही तो नहीं कह सकता, बट बोथ द रेस्पॉन्स आर इक्वल। नाउ व्हाट डिड फाइंड आयुष का भी रेस्पॉन्स आया। नाउ लिसन, लेट मी सॉल्व। एक्चुअली पहले 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट हियर, a इज इक्वल टू t, एक्सेलरेशन देखो स्लोप कितना है 1 है और इंटरसेप्ट 0 है, सो a इज इक्वल टू t, and from where we can write velocity, and that is equal to what? dv by dt. So what we have, dv is equal to t dt, and अब देखिए एक बार इंटीग्रेट करेंगे हमें वेलोसिटी मिलेगी और फिर वेलोसिटी से हम पोजीशन पे जाएंगे। सो नाउ आई विल इंटीग्रेट इट, एंड यहां टाइम है, सो व्हाट यू गेट हियर, t 0 to 4 एंड वेलोसिटी 0 to v, हमें नहीं मालूम। अब देखिए 0 to 4 कर देंगे तो लिसन, यहां एक बात होती है, हमें इस टाइप की प्रॉब्लम में डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल दोनों में एक्सपर्ट होना है। अब यहां पे मुझे t इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें बीच में टाइम वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, क्योंकि उससे हमें आगे फिर इंटीग्रेट करना है। तो इस टाइप पे डेफिनेट इंटीग्रल
बेटर नहीं रहेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 4 को 0 to t कर दें, या तो इस तरह से इंटीग्रेट करें, और लेट मी यूज इंडेफिनिट इंटीग्रल, दैट इज व्हाट, t dt। अब इस अप्रोच में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं, वो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। और इस अप्रोच में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेट अस सी बोथ, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत होनी चाहिए और दोनों में एक्सपर्ट होना चाहिए। So if you do this way, what it will be? Here we have v. Here what? T square by 2, and that is 0 to t. So what you get here? V is equal to t square by 2. So that I got. Now see here. Here v is equal to t square by 2 plus c. Now we will evaluate c. अब C इवेल्युएट करने के लिए हमें मालूम है, assuming particle to be at rest at t equal to 0. So what we get here? At t equal to 0, V 0. So इसमें रखेंगे तो C 0 आएगा, है ना? So what I get? V is equal to t square by 2. दोनों से सेम एक्सप्रेशन आए। Now I am asking one thing. ये स्टेप सबको करनी पड़ी होगी, कि बिना इसके तो आंसर नहीं आएगा ना, या बिना इसके आंसर आ जाएगा? अरे भाई, ये स्टेप सबको करनी पड़ी होगी ना। हाँ, अब मुझे बताएं, आपने कौन सा अप्रोच यूज किया, डेफिनेट वाला या इनडेफिनेट? ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट? फर्स्ट वन। किस किस ने सेकंड यूज किया? इंडेफिनेट। गुंजन, नाउ आई आस्किंग, क्या आपने सी लिख के सी की वैल्यू 0 इवेल्यूएट की थी, या सी लिखना ही भूल गए थे? गुंजन, जस्ट लेट मी नो वेरी ऑनेस्टली, आपने सी लिख के सी का वैल्यू इवेल्यूएट किया था? यस, आई कैलकुलेटेड। और ये करना है, देखो बहुत टाइम, but didn't think consciously about which step should I use. Yes, आप दोनों में से कोई भी यूज करें। मैं कई दिनों तक दोनों ऐसे, जहां जरूरत पड़ेगी दोनों यूज करूंगा। अब देखिए क्या है, ये डेफिनेटिकल 0 to t कर दिया और ये 0 to v, तो बेसिकली ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बट हमें v एज फंक्शन ऑफ टाइम t मिल रहा है। बट ये 0 0 करते ही आपको कांस्टेंट इवेल्यूएट नहीं करना पड़ेगा, कांस्टेंट अपने आप आ जाएगा, है ना? इसमें जब बेसिकली क्या हुआ, कांस्टेंट इवेल्यूएट करना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं वो लंबा काम है। आर्यन देखो क्या है, पहला मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमें वैल्यू निकालनी हो, तब तो ये वैल्यूज रख देंगे, और अगर फंक्शन निकालना हो तो 0 ये इस तरह से वेरिएबल रख देंगे, है ना? समझ में आया? और अगर आपको केवल फंक्शन निकालना है तो ये अप्रोच भी है। तो अगर फंक्शन निकालना, दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, एंड इट इज योर चॉइस। इसमें मैं नहीं कह सकता ये अच्छा होगा ये बुरा होगा। सो व्हेनेवर देयर विल बी नीड, मैं कुछ दिनों तक दोनों यूज करूंगा, और उसके बाद कभी ये कभी वो, जिससे मेरे स्टूडेंट दोनों अप्रोच में कंफर्टेबल रहे। सो वी हैव गॉट v इक्वल टी स्क्वायर। अब व्हाट आई राइट हियर, dx by dt, दैट इज v होता है, ये क्या हो गया, t स्क्वायर बाई 2। देन आई कैन इंटीग्रेट बाय वेरिएबल सेपरेशन। व्हाट वी गेट हियर, dx इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 dt। अब मुझे वैल्यू चाहिए तो डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर लें, इट इज बेटर। कि जहां वैल्यू चाहिए होती है वहां तो डेफिनेट इंटीग्रल बेस्ट रहता है। सो दिस 0 to x एंड दिस इज व्हाट, 0 to 4। तो सीधे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सो व्हाट इज हियर x एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब बाई 3 और 2 तो 6 हो गया। सो t क्यूब बाई 6 and 0 to 4. So what it will be, 4 cube by 6. So that will get 4 cube by 6, and now we can simplify what you will get. क्या मिलेगा, what answer you will get, 32 by 3 meters. So that is 32 by 3 meters.
ओके, सो अगेन आई एम कमिंग ऑन सम अदर आइडिया। ये क्वेश्चन में इसमें किसी कोई डाउट? मैं एक बार सॉल्यूशन पूरा बोर्ड आपके लिए अनऑब्स्ट्रक्टेड छोड़ देता हूं, सो यू कैन सी द सॉल्यूशन। नाउ आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। A stone is thrown vertically upward at a speed of 5 meters per second. A stone is thrown vertically upwards at a speed of 5 meters per second from top of a high tower. Calculate distance traveled in the first 1 second. Now, please don't use equation of constant acceleration motion. आपको ग्राफ ही यूज करना है. Will you try it? Just try and let me know the answer. आज मजबूरी है. Solve by using graph. Solve by using graph. अब आपके लिए मैंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि आपको ग्राफ ही यूज करना है. अब मैसेज आया, आई वॉज हैबिचुएटेड ऑफ इक्वेशन. ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बट मेथड सीखना है तो आपको सीखना है. यस, एन आंसर हैज कम एंड दैट इज 2.5 मीटर. इट इज करेक्ट. कृतिका 5 मीटर. ओके, लेट्स सी. आपको पहले 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है. सो व्हाट आई यूज हियर, जस्ट आई यूज VT ग्राफ. एंड सी G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी जब तक ना कहा जाए हम क्लास में G की वैल्यू 10 ही लेंगे. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5. तो ग्राफ का स्लोप होगा -10. कितना? -10. सो दिस वेलोसिटी विल बी 0 in 0.5 सेकेंड एंड देन अगेन here 1 second. So 1 second after this velocity will again become what? -5. So any doubt in this graph? किसी कोई डाउट इस ग्राफ में? नो. सो अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, these two triangles are congruent. तो किसी का भी एक एरिया फाइंड कर लें, उसको डबल कर लें, that will be distance traveled. Is it? So what is distance traveled? This is what? Twice of half into 5 into 0.5. You got it? So कितना हो गया ये? 5 into 0. That is 2.5 मीटर. एंड नाउ सी, अभी शायद RN का मैसेज था, आई एम हैबिचुअल ऑफ यूजिंग इक्वेशंस. नाउ सी, इक्वेशन की बजाय ये ग्राफ का सॉल्यूशन कितना सिंपल सॉल्यूशन दे रहा है आपको. अब देखिए क्या है, आज का टाइम हो रहा है, बट मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ न कुछ तो घर पर करें. सो
इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं. व्हाट इज दैट? अब हमें उसी पॉइंट से इस पार्टिकल को किसी और स्पीड से फेंकना है. क्या? किसी और स्पीड से फेंकना है जिससे कि the distance traveled by the stone in the first second of the flight remain unchanged. So what I want? Question. If the particle of the previous problem is projected with some other velocity, means not equal to 5 meter per second. ये वाली velocity नहीं लेनी है. If the particle of the previous problem is projected with some other velocity, the distance traveled in first 1 second the distance traveled in the first 1 second remains the same, that is 2.5 meters. हमें अब पार्टिकल को किसी और स्पीड से फेंकना है. स्ट्रिक्टली बोल दिया वो 5 मीटर पर सेकंड नहीं है, जिससे कि उसकी डिस्टेंस ट्रेवल फिर वही रहे. Is it? Now find the speed. So that is question. जैसे एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लें. You got the idea? So any doubt in this question? Again, solve using graph. अब देखिए, आप ग्राफ से यूज करेंगे ना तो आपको एक सिंप्लिसिटी दिखाई देगी. इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राफ हमेशा इक्वेशन वाले मेथड से ज्यादा सिंपल होगा. मैं आपको अल्टीमेटली उस जगह लाके छोड़ दूंगा कि आपके लिए दोनों मेथड एक जैसे हो जाएंगे. वी मस्ट हैव इक्वल कॉन्फिडेंस एंड इक्वल एक्सपर्टाइज इन ऑल द अवेलेबल मेथड. तो ही मान के चलें आपकी तैयारी वास्तव में सही हो रही है. सो नाउ वी हैव, जो आपके पास होमवर्क है, एक तो क्वेश्चन ये दैट वी डिस्कस, जब हम अगली बार मिलेंगे तो इसी क्वेश्चन से डिस्कस स्टार्ट करेंगे और बात आगे बढ़ाएंगे. मीन्स फिर हम एनालिटिकली मतलब इक्वेशंस यूज करके मोशन कैसे एनालाइज करते हैं. और एक होमवर्क आपको पाथफाइंडर से दिया. कौन कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, सो आई एम रिवाइजिंग द होमवर्क दिस एंड this homework, question 6, 7, 8 and 9 from build up pathfinder. One more thing, मैं एक बात आपको बता दूं. अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो पाथफाइंडर, ठीक है, लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट बुक है, बट यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्टी बिकॉज आई नो हाउ टू इसके होमवर्क को किस सीक्वेंस में दिया जाए. एक्चुअली इन दिस बुक फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द बिल्ट अप योर अंडरस्टैंडिंग एंड देन एमसीक्यू. बिल्ट अप योर अंडरस्टैंडिंग और एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद हमें दूसरी एक्सरसाइज पे जाना है. एंड इफ यू सी द प्रीफेस, वहां मेंशन किया हुआ है कि पहली दो एक्सरसाइज एमसीक्यू एंड बिल्ट अप, ये दोनों टारगेट किया है मैंने जेई एडवांस के लिए, टॉप रैंकर्स.
जे एडवांस की प्रिपरेशन के लिए नहीं, वो स्टूडेंट जो टॉप 20 टॉप 10 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। एंड चेक और चैलेंज डिजाइन किया है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए, तो हम वो भी करेंगे, इज इट। लेकिन अब दूसरी बात, ये बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग जो नाम रखा है ना, ये इस रखा है कि इसको सॉल्व करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, आप कंसेप्ट स्ट्रांग बनेंगे, देन वी गो ऑन एमसीक्यू। ओके, so we'll meet in the next class. Thanks for patient listening. In next class we enjoy further.